नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं गुलाब ठाकुर आपको इस वीडियो श्रृंखला में यहां पर मैं भारतीय संविधान का अध्ययन करा रहा हूं। और भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने जो द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, इसको हम यहाँ देख रहे हैं। इसके अंतर्गत इससे पहले हमने देखा केंद्र राज्य संबंधों को देखा, केंद्र राज्य संबंधों की आपातकाल के समय क्या स्थिति होती है उसको देखा हमने, है ना। तो काफ़ी प्रमुख चीज़ें, इसके पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा को देखा। और आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि किस प्रकार से वो वीडियो अन्य मटेरियल से आपको अलग मटेरियल उपलब्ध कराता है ना। तो मेरा प्रयास ही ये रहता है कि आपको एक क्वालिटी युक्त मटेरियल उपलब्ध कराया जाए ताकि आप मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो आप मेरे मटेरियल को अन्य मटेरियल से कंपेयर करें, है ना। कंपेयर करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मटेरियल बेस्ट है और आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो सकते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लें और उसमें 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं जो है GULAV 10, है ना। गुलाब 10 करेंगे तो आपको 10% का उसमें डिस्काउंट मिलेगा। 25 तारीख से मेरी कक्षाएं लाइव रहेंगी अनअकैडमी प्लस पर। तो लाइव में आप के जो भी संशय हैं, डाउट हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है वो एक बेहतर माध्यम रहेगा आपका संविधान को और दर्शन शास्त्र और मध्य प्रदेश को समझने का। ठीक है, चलिए, तो ये बातें थी कुछ आपके और अनअकैडमी के संबंध में कि आप कैसे अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और साल भर का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत ही मामूली फीस उसमें रखी गई है। चलिए, तो आज हम आते हैं मौलिक अधिकार पे। मूल अधिकार की अगर मैं बात करूं तो मूल अधिकार के संबंध में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार को हम देखेंगे। मौलिक अधिकार होते क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्या रही। ठीक है, मौलिक अधिकारों का फिर वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, वर्गीकरण देखने के बाद फिर मौलिक अधिकारों की आलोचना देखेंगे कि मौलिक अधिकारों की क्या क्या आलोचनाएं की जाती हैं। फिर हम देखेंगे मौलिक अधिकारों का महत्व, और महत्व देखने के बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकारों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, है ना। ग्लोबलाइजेशन ने किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को भी इफेक्ट किया है ना। जिस प्रकार से उसने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र और आपके संविधान को भी भूमंडलीकरण ने प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से हम कुछ ऐसी नई चीज़ें और रोचक चीज़ें इसमें देखने वाले हैं, है ना। तो आपका भी एक बौद्धिक लेवल खुलेगा। मैं प्रयास करूंगा कि आप हर डायमेंशन से सोचें और हर टॉपिक के संबंध में यही रहेगा। ऐसा नहीं कि केवल एक आध टॉपिक के संबंध में। मैं तो चाहता हूं कि आप हर टॉपिक को एक मल्टी डायमेंशन से सोचें, मल्टी डायमेंशन से आंसर राइटिंग करें ताकि आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को किसी राज्य के नागरिक होने के नाते उसके भौतिक और नैतिक विकास हेतु प्रदान किए जाते हैं और जिन्हें संविधान के द्वारा विशेष संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु आधारभूत होते हैं और नैसर्गिक होते हैं, आवश्यक होते हैं। ऐसे अधिकारों को क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार। और ये संविधान के द्वारा उस देश की जनता को प्रदान किए जाते हैं और इनके संबंध में संरक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है। अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकारों का प्रारंभ कहां से हुआ, तो मौलिक अधिकारों का प्रारंभ हुआ है साहब ब्रिटेन से, है ना। ब्रिटेन में सबसे पहले वहां के राजा के द्वारा वहां की जनता को कुछ अधिकार दिए गए जिन्हें मौलिक अधिकार हम कह सकते हैं, जिसमें कहा गया कि भाई राजा अनावश्यक रूप से करारोपण नहीं करेगा, राजा किसी की भी संपत्ति नहीं छीनेगा और किसी को भी मनमाने तरीके से मृत्युदंड नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ अधिकार वहाँ की जनता को प्रदान किए गए। पर अगर मैं बात करूँ तो संवैधानिक रूप से तो सबसे पहले मौलिक अधिकार अमेरिका में दिए गए और हमने जो मौलिक अधिकार लिए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए। हुआ ये साहब कि जिस प्रकार से ब्रिटेन का शासन भारत पर रहा
और जितना ब्रिटेन ने भारत पर अत्याचार किया उससे भी कहीं अधिक अत्याचार उन्होंने अमेरिका की जनता के साथ किया। तो जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो वहाँ के लोगों ने विचार किया कि साहब अभी तक तो बाहर के लोग हम पर अत्याचार कर रहे थे, अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे ही देश के जो निर्वाचित लोग हैं, जो निर्वाचित सरकार है कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हमारे ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दे। तब इन स्थितियों से बचने के लिए कि राज्य अपनी मनमानी ना करे, वहां की जनता को कुछ मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए कि भाई ये जो मौलिक अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध हैं, अर्थात राज्य ये कार्य नहीं करेगा। ऐसे अधिकारों को क्या कहा गया? मौलिक अधिकार। कि राज्य ये कार्य नहीं करेगा, जैसे राज्य किसी की संपत्ति नहीं छीनेगा, राज्य किसी को मनमाने तरीके से बंदी नहीं बनाएगा। तो ऐसे कुछ मौलिक अधिकार वहाँ की जनता को प्रदान किए गए। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में भी इसी प्रकार का भय था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक अंग्रेजों के द्वारा इस प्रकार से कार्य किए गए हैं, अत्याचार किए गए हैं, फिर ऐसा ना हो कि जो भारत के निर्वाचित लोग हैं, क्योंकि भारत में विविधता बहुत पाई जाती है, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग विशेष या समूह विशेष, धर्म विशेष या जाति विशेष के व्यक्ति के हाथ में शासन आ जाए और फिर वो दूसरे वर्ग को नुकसान पहुंचाए या दूसरे वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन करे। तो ये सोच के साथ हमारे यहाँ भी मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं तो मौलिक अधिकारों को हमारे यहाँ 3 प्रकार से विशिष्ट संरक्षण दिया गया है। ठीक है, कैसे कैसे? पहला तो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कहाँ जा सकता है? 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय, और 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। अच्छा, मजे की बात है ये केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले ही ऐसे मामले हैं जिसमें कोई व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अन्य मामलों में आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मान लीजिए 2 व्यक्तियों के बीच लड़ाई हुई तो आप सोचें कि सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर दें, तो वो संभव नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकारों का कहीं से भी उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। ये विशेष प्रकार से संरक्षण इसमें दिया गया है। दूसरा जो है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हमेशा विशेष बहुमत से होता है। अगर मान लीजिए भारत की संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करना भी पड़े, पहली बात तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में स्पष्ट कर दिया गया था कि मौलिक अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है और मौलिक अधिकारों में नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता है। और संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो कैसे कर सकती है? केवल सकारात्मक संशोधन। और ये जो सकारात्मक संशोधन होगा ये केवल विशेष बहुमत से हो सकता है ना। सामान्य बहुमत से इसमें संशोधन नहीं हो सकता। यहाँ तक बात करिए। तीसरा संरक्षण अगर मैं बात करूँ तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो केवल विशेष परिस्थितियों व विशेष प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो ये 3 प्रकार से हमने मौलिक अधिकारों को विशेष संरक्षण प्रदान किया है। ठीक है, एक बार आप स्लाइड देख लीजिए, कोई डाउट हो। अब मैं आगे बात करता हूँ मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या हैं साहब। तो पहला वही मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय शब्द थोड़ा कई बार कन्फ्यूजन होता है, छात्र कक्षाओं में पूछते हैं सर परिवर्तनीय का क्या मतलब। परिवर्तनीय का अर्थ ये होता है कि आप उन्हें न्यायालय में जाके लागू करा सकते हैं, है ना। परिवर्तन मतलब लागू कराना, तो न्यायालय में परिवर्तनीय है। अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हो, न्यायालय फिर उनको लागू करवाएगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार न्यायालय में, ये आपकी पहली विशेषता है मौलिक अधिकारों की, ये मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। दूसरी विशेषता की मैं बात करूं तो मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप है वो कैसा है? निषेधात्मक। निषेधात्मक मतलब नकारात्मक, जो रोकता है, राज्य को रोकता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे।
राज्य जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक कुएं तालाब आदि का इस्तेमाल करने से आप किसी व्यक्ति को नहीं रोक सकते हैं, है ना। ये सब मौलिक अधिकार हैं। तो राज्य ये कार्य नहीं करेगा। अस्पष्टता का अंत यानी छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप है वो कैसा है? निषेधात्मक, जो राज्य की शक्तियों पर रोक लगाता है। यहां तक बात क्लियर। तीसरी है, कुछ मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध हैं और कुछ राज्य व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। जैसे अगर मैं बात करूं तो सारे मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध हैं। प्राइवेट व्यक्ति मतलब हम और आप, जो राज्य के अंतर्गत नहीं आते, है ना। राज्य कौन? वो अनुच्छेद 12 में बताया गया है, इसके आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा, है ना। तो जो राज्य व प्राइवेट व्यक्ति के दोनों के विरुद्ध है, जैसा कि मैंने अभी बताया अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। एशियाई खेल मामलों में न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि जो मौलिक अधिकार हैं वो ना केवल राज्य के विरुद्ध हैं अपितु वो प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं। प्राइवेट व्यक्ति भी छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो आप उसके विरुद्ध सीधे न्यायालय जा सकते हैं। जैसे हमारे गांव की घटना थी, गोलू नाम का व्यक्ति था, उसके साथ छुआछूत का भेदभाव किया गया, उसने न्यायालय गया और न्यायालय ने उसको संरक्षण दिया, उसको लागू कराया, है ना। आगे, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं व कुछ भारत के नागरिकों व विदेशी दोनों को प्राप्त है ना। कुछ ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15 की मैं बात करूं, 19 की बात करूं, है ना। तो ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, कुछ विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है। तो ये तो थी साहब मौलिक अधिकारों की विशेषता है। अब मैं बात करूं मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्या है। तो पहली आवश्यकता की अगर मैं बात करूं तो भारत की अधिकांश जनसंख्या निरक्षर होने के कारण अपने अधिकारों को नहीं समझती, है ना भाई। अशिक्षा के कारण व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता ही नहीं, और अधिकारों को नहीं जानता है तो ये खतरा बना रहता है कि कहीं राज्य उसके अधिकारों का हनन ना कर दे। अब मान लीजिए आपको आपके अधिकार ही नहीं पता है तो फिर सामने वाला तो आपके अधिकारों का हनन कर सकता है ना। उनको क्या कर सकता है? वो हनन कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो अगर लेकिन वो मौलिक अधिकार हैं, वो संविधान में दिए गए हैं, तो फिर राज्य उनके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है ना। तो पहली तो आवश्यकता ये थी। दूसरी, भाई संसदीय प्रणाली होने के कारण यह शंका हमेशा से बनी रही कि सरकार संसदीय बहुमत का प्रयोग करके व्यक्ति के अधिकारों को छीनने वाला कानून बना सकती है। मान लीजिए किसी दल विशेष को बहुमत प्राप्त है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी सरकार को बहुमत प्राप्त है ना। तो इनको लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत है। तो अगर नरेंद्र मोदी सरकार चाहे तो मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है, लेकिन अब नहीं कर सकती, क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है? संविधान में दिए गए हैं। तो वो चाह के भी मौलिक अधिकारों को खत्म करने वाला, छीनने वाला कानून नहीं बना सकती। अगर वो कानून बना भी देती है तो न्यायालय उस कानून को क्या कर देगा? शून्य घोषित कर देगा, है ना। तो दूसरी आवश्यकता तो ये थी। तीसरी है, भारत में धार्मिक व अन्य विभेद बहुत अधिक है। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग भारत में रहते हैं, तो ये डर बना रहता है कि कहीं एक वर्ग दूसरे वर्ग के अधिकारों को समाप्त ना कर दे। मान लीजिए किसी वर्ग विशेष को सरकार में बहुमत प्राप्त है, तो वो ऐसा ना कर दे कि दूसरे वर्गों के अधिकारों का हनन कर दे। अब नहीं कर सकता, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। आगे मैं बात करूं तो भाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु मौलिक अधिकार अत्यंत आवश्यक थे। भारत की अगर मैं परिस्थितियों की बात करूं तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय जो अल्पसंख्यक हमारे यहाँ रुक गए, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी मौलिक अधिकार आवश्यक थे। अगली विशेषता आवश्यकता की अगर मैं बात करूं तो अगली आवश्यकता है कि भारत में संघात्मक प्रणाली होने के कारण यह संभावना भी थी कि किसी प्रांत की सरकार नागरिकों के अधिकारों को ना छीन ले, जिससे संविधान में मूल अधिकार आवश्यक थे। भाई संघीय प्रणाली में केंद्र में भी सरकार होती है और राज्य में भी होती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार तो ठीक है, राज्य सरकार कहीं ऐसा कानून ना बना दे कि वो मौलिक अधिकारों को क्या कर दे? समाप्त कर दे। तो ऐसे कानून से बचने के लिए भी मौलिक अधिकार आवश्यक थे कि प्रांत सरकार अपनी मनमानी ना करे, ठीक है।
अगला अगर मैं बात करूं तो देश की जनता को यह विश्वास दिलाने हेतु भी मौलिक अधिकार आवश्यक थे कि अब किसी के पास विशेष अधिकार नहीं है, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, समान है। तो ये भी आवश्यक था, मौलिक अधिकार इसलिए भी क्या थे, आवश्यक थे कि देश की जनता को ये विश्वास दिलाया जा सके कि भाई अब आप सब क्या है, समान है। तो ये विश्वास दिलाने के लिए भी मौलिक अधिकार आवश्यक थे। अगली आवश्यकता की अगर मैं बात करूं तो समाज में दलितों, आदिवासियों तथा स्त्रियों को मुख्य धारा में लाने हेतु भी मौलिक अधिकार अत्यंत आवश्यक थे। स्वतंत्रता के पहले दलितों की स्थिति, दलित मतलब जो हिंदू संस्तरण व्यवस्था में निम्न स्तर की जो जातियां हैं, जो नीचे की जातियां हैं, उनको दलित कहा जाता है, जिन्हें संवैधानिक रूप से आप एससी शब्द कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, है ना, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, दलित का। आदिवासी एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो स्त्रियां तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, स्त्रियां मतलब महिलाएं। तो इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए भी मौलिक अधिकार अत्यंत आवश्यक थे, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व इनकी स्थिति समाज में कुछ बेहतर नहीं थी, अच्छी नहीं थी। तो इनको एक अच्छी स्थिति प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक थे। अब मैं बात करूं मौलिक अधिकारों के, अगर वर्गीकरण की बात करूं तो मौलिक अधिकार साहब आपके संविधान में 12 से 35 तक दिए गए हैं, है ना। मौलिक अधिकार भाग 3 संविधान के 12 से 35 तक में इनका वर्णन किया गया। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राज्य से आशय क्या है ना। चूंकि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है, इसलिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है, तो राज्य के अंतर्गत केंद्र की सरकार और संसद, सभी राज्यों की सरकारें और राज्य के विधानमंडल, सभी स्थानीय स्तर के प्राधिकारी, प्राधिकारी मतलब अधिकारी, जो भी शासकीय अधिकारी हैं वो सब इसमें आते हैं। ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक के सभी अधिकारी इसमें आते हैं। सभी शासकीय व अर्धशासकीय निकाय, है ना, जो भी संवैधानिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हो गई, भेल वगैरह, ये सब किस में आते हैं, राज्य के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है, जिसमें 4 चीजें शामिल हैं, केंद्र सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व राज्यों के विधानमंडल, सभी स्थानीय स्तर के प्राधिकारी व सभी शासकीय व अर्धशासकीय निकाय, ठीक है। अनुच्छेद 13 कह देता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को कम करती हो या मौलिक अधिकारों को समाप्त करती हो। तो अगर राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है तो विधि वहां तक शून्य मानी जाएगी जहां तक वो मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को क्या करती हो, कम करती हो। तो इसके द्वारा पृथक्करण का सिद्धांत, लीगल विधि, इनलीगल विधि, आच्छादन का सिद्धांत कि भाई वो विधियां ढक ली जाती हैं, जो कि वो कहते हैं संविधान निर्माण के पहले की भी अगर कोई ऐसी विधि है जो मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को कम करती है तो वो विधि भी क्या मानी जाएगी साहब, शून्य मानी जाएगी, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी अनुच्छेद 13 से ही जन्म लेता है कि न्यायालय देखेगा कि जो विधि है वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है कि नहीं। तो यहाँ तक बात क्लियर। ये थे 12 और 13 में, 12 में राज्य की परिभाषा और 13 में ये बताया गया कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ठीक। अब अगर मैं बात करूं वर्गीकरण की मौलिक अधिकारों के, तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको संविधान में प्रदान किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला समता का अधिकार जो 14 से 18 तक है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23-24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 और 30 है, इसमें थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है ना, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 और 30 है। 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसे समाप्त कर दिया गया है और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर 33, 34, 35 उसके संबंध में विधि और रक्षा बलों के संबंध में है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको दिए गए। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, यानी भारत के सभी नागरिक विधि के समक्ष क्या होंगे, समान होंगे।
और सब पर समान परिस्थितियों में समान विधियां क्या की जाएंगी, लागू की जाएंगी। 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता। 17 कहता है स्पष्टता का अंत। 18 कहता है सभी प्रकार की उपाधियों का अंत। अच्छा, यहाँ मैं शॉर्ट में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्री में ये सारी चीज़ें आपने देख ही ली होंगी कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर दूसरे डायमेंशन को कवर करना है कि उसकी विशेषताएं, आवश्यकता, आलोचना, महत्व, है ना, भूमंडलीकरण का उन पर प्रभाव, ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करने वाले, क्योंकि संभव नहीं है इतने छोटे से एक वीडियो में पूरे मौलिक अधिकारों को कवर किया जा सके, है ना। इसलिए मैं जो प्री वाला है उसको थोड़ा स्किप करके चल रहा हूँ, उनको शॉर्ट में आपको बताते चल रहा हूँ, बाकी डिटेल में हम मेंस वाली चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, इसी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 20 में अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, कि भाई किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जाएगा, है ना। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी कार्य करते समय जो विधि थी केवल उसी विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा, कार्य के पहले या बाद में बनी विधि के अनुसार दंड नहीं दिया जाएगा। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, और 21 के ही अंतर्गत विभिन्न प्रकार बहुत विस्तार से न्यायालय ने 21 को वर्णित किया है, जिसमें विदेश यात्रा का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सोने का अधिकार, है ना। आपका जो सोना है, आप घर पे जो सोते हैं, ये भी आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। तो विदेश यात्रा, अच्छी सड़कों का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब 21 में है। 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है कि अगर कोई आपको गिरफ्तार करता है तो आपको कारण जानने का अधिकार है, आपके मनपसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श लेने का अधिकार है, और 24 घंटे के अंदर सक्षम दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार है। मतलब आपको पुलिस वाले 24 घंटे से ज़्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकते हैं। अगर वो रख रहे हैं तो ये इनलीगल है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पुलिस वाले अगर आपको 24 घंटे से ज़्यादा थाने में बंद करके रखते हैं और न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो ये क्या है, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। फिर 23-24 शोषण के विरुद्ध है। 23 में कहा गया है कि मानव के बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव शरीर के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को संकटमय परिस्थितियों में नियोजन में नहीं रखा जाएगा। फिर धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं 25 से 28 तक, जिसमें धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता, राज्य जैसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा जो किसी धर्म विशेष की वृद्धि के लिए व्यय किया जा रहा हो, राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का 29-30 कहा गया है। अल्पसंख्यक अपनी भाषा संस्कृति को संरक्षित करें, उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाएं खोलें, उनका मैनेजमेंट करने का उनको अधिकार है। 31, जैसा कि मैंने बताया कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रख के इसको क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। इस संविधान में शामिल है, इसलिए संवैधानिक अधिकार इसको बना दिया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और न्यायालय आपके अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश जारी करता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, रिट कहा जाता है, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण, ये रिटें हैं जो न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी की जाती है। तो ये तो साहब आपका वर्गीकरण है ना, मौलिक अधिकारों का जो वर्गीकरण है, मतलब 12 से 35 तक में जो उनको व्याख्या किया गया है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में कि मौलिक अधिकारों का
फिर मौलिक अधिकारों की आलोचनाएं क्या क्या की जाती हैं। तो मौलिक अधिकारों की अगर मैं आलोचनाओं की बात करूं तो सबसे पहली आलोचना मौलिक अधिकारों की ये की जाती है कि मौलिक अधिकारों के ऊपर अनेक प्रकार की सीमाएं लगा दी गई हैं, जिस कारण आलोचक ये कहते हैं कि भारत का संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है, दूसरे हाथ से ले लेता है। राशन ले लेता है, राशन नहीं है ना, मौलिक अधिकार वापस ले लेता है, यहाँ राशन टाइप हो गया। महावीर त्यागी जी का एक कथन है। दूसरी आलोचना की जाती है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय जो है अत्यधिक लंबा और जटिल है, जिसके कारण मुकदमेबाजी की संभावना बढ़ जाती है, और इसीलिए जो भारत का संविधान है वो वकीलों का क्या माना जाता है, स्वर्ग माना जाता है, कि वो जब तक चाहें इसको खींचते रहें। आइवर जेनिस का ये कथन है। तीसरा है कि भाई मौलिक अधिकारों में मौलिकता की कमी है, हमने अमेरिका के संविधान से वो हूबहू ले लिए हैं, है ना। चौथी आलोचना की जाती है कि भाई न्यायपालिका को उनकी ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की गई है कि कुछ परिस्थितियों में मौलिक अधिकार एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। ठीक है। अगली आलोचना की जाती है कि भाई जो मौलिक अधिकारों को संविधान में संशोधन करके समाप्त भी किया जा सकता है, जैसे कि संपत्ति का अधिकार। अगली आलोचना है कि मौलिक अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित भी किया जा सकता है। तो ये कुछ मौलिक अधिकारों की आलोचनाएं हैं जो आलोचक करते हैं। आलोचनाओं के बावजूद भी अगर हम इसकी बात करें तो इसके महत्व हैं। जैसे कि पहला महत्व है कि मौलिक अधिकार तानाशाही से व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं, है ना, कि व्यक्ति को तानाशाह बनने से व्यक्ति की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, कि राज्य तानाशाह नहीं बन सकता है। दूसरा है मौलिक अधिकार देश की शासन व्यवस्था के सफल संचालन हेतु क्या है, आवश्यक है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, है ना। तो ये देश की शासन व्यवस्था के सफल संचालन हेतु आवश्यक है। तीसरा है मौलिक अधिकार व्यक्ति के मौलिक व नैतिक विकास हेतु भी आवश्यक है, भौतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। चौथा अगर महत्व की बात करें तो जो मौलिक अधिकार हैं वो अल्पसंख्यक वर्गों के मन में सुरक्षा व विश्वास का भाव उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण नागरिकों में एकता व सामंजस्य बढ़ता है, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, मजबूत होता है। अगला महत्व ये बताया जाता है कि मौलिक अधिकारों में भारतीय संविधान का दर्शन और स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये थे मौलिक अधिकार के महत्व। अब अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकारों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, तो इस प्रभाव को हम दो रूपों में देखेंगे। एक सकारात्मक क्या प्रभाव हुआ, ग्लोबलाइजेशन है, 90 के दशक में भारत में भूमंडलीकरण, एलपीजी की नीति लागू की गई, है ना। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन मतलब जिसके अंतर्गत राष्ट्रों की सीमाएं अर्थहीन हो जाती हैं और पूरा जो विश्व है वो वासुदेव कुटुंब बन जाता है। ठीक है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ा, आर्थिक प्रभाव पड़ा, सामाजिक प्रभाव पड़ा, तो इसने मौलिक अधिकारों को कैसे प्रभावित किया। तो जैसा कि मैं बात करूं, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हुए। सकारात्मक प्रभाव अगर मैं बात करूं तो पहला ये रहा कि जो लोग हैं उनमें भूमंडलीकरण के कारण सूचना क्रांति हो रही है ना। तो जिस कारण जनता में अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। भूमंडलीकरण के दौर में क्या हुआ है कि सूचना क्रांति बढ़ी, तो सूचना क्रांति बढ़ने से लोगों में क्या हुआ, अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, अधिकारों के प्रति वो क्या हुए हैं, जागरूक हुए। दूसरा, भूमंडलीकरण के दौर में सूचना क्रांति का तीव्र प्रसार होने के कारण यदि किसी एक जगह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सूचना तेजी से पूरे देश में फैल जाती है और प्रभावशाली जन आंदोलन उठ खड़े होते हैं जो प्रशासन व सरकार पर अधिकारों की रक्षा हेतु दबाव बनाते हैं, है ना। तो अब अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकारों का हनन आसानी से नहीं कर सकती, ना तो कोई राज्य कर सकता है ना कोई व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि अब आप देखें टीवी के माध्यम से जो न्यूज़ चैनल है तुरंत कवरेज कर देते हैं, न्यूज़पेपर हैं या आपके सोशल ऐप्स जो हैं, व्हाट्सएप हो गया और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ये जो सारे ऐप्स हैं, टेलीग्राम वगैरह, इनके माध्यम से तुरंत सूचना पहुंचती है, तो सरकार पर दबाव बनता है कि वो अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं तो अधिकारों के क्षेत्र में वैश्विक चेतना का विकास हुआ है।
और अब मौलिक अधिकारों का जो मुद्दा है वो व्यापक मुद्दा बन चुका है। अर्थात कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी तुरंत प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, और फिर उस देश की सत्ता पर क्या बनता है, नैतिक दबाव बनता है। उस राष्ट्र की छवि खराब होती है कि भाई आपके राष्ट्र में तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो लोग उससे आर्थिक संबंध भी नहीं बनाते हैं, राजनीतिक भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि भी खराब होती है। तो अब कह सकते हैं मौलिक अधिकारों का मुद्दा जो है भूमंडलीकरण के बाद काफ़ी सेंसिटिव बन गया है। अगला अगर मैं बात करूं तो भूमंडलीकरण के कारण प्रव्रजन को बढ़ावा मिला है, जिस कारण प्रव्रजन मतलब माइग्रेशन, एक व्यक्ति अब यहाँ से कोई व्यक्ति सीरिया में जाकर रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, ब्रिटेन में रह रहा है। अब जो व्यक्ति भारत से जाके दूसरे देश में रह रहा है तो वो यहाँ बहुसंख्यक था, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक हो जाएगा। अब जब वहाँ जाके वो अल्पसंख्यक हो गया है तो उसके कारण उसे मनोवैज्ञानिक रूप से अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है कि अरे यार हमारे देश में जो बेचारे अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनके भी अधिकार जरूरी हैं, है ना। क्योंकि जब स्वयं व्यक्ति पर बीतती है तब व्यक्ति जानता है, जाके पाँव न फटे बमाई वो क्या जाने पीर पराई, है ना। जिसके पैर फटते हैं वही जानता है, दूसरा व्यक्ति कैसे समझ सकता है ना। तो अब संवेदनशीलता बढ़ी है मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों की। नकारात्मक प्रभाव की बात करूं तो साहब अब अधिकांश जो मौलिक अधिकार हैं व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, और भूमंडलीकरण के दौर में राज्य की भूमिका क्या हुई है, कम हुई है, और निजी क्षेत्र की बड़ी, आप देखें प्राइवेट और निजीकरण ज़्यादा हुआ है। निजीकरण क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बूम कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर जो ज़्यादा बूम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर धीरे धीरे कम हो रहा है, उनके शेयर कम होते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कार अब प्राइवेट सेक्टर ले रहे हैं, जैसे बिजली का कार भी अब प्राइवेट सेक्टर ने ले लिया है, ट्रेन का भी आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है ना, निजीकरण जो आपने ट्रेन का किया है। तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, राज्य की भूमिका कम होती जा रही है, जिस कारण अब मौलिक अधिकारों का क्षेत्र भी क्या हो रहा है, सीमित हो रहा है। क्योंकि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध थे, राज्य के विरुद्ध। और अब चूंकि निजीकरण हो रहा है तो निजीकरण में राज्य सीमित हो रहे हैं, तो फिर मौलिक अधिकारों का क्षेत्र भी क्या हो रहा है, सीमित हो रहा है। अगली जो नकारात्मक प्रभाव है वो है कि भूमंडलीकरण के कारण स्वतंत्रता व समानता जैसे आदर्श कमजोर हुए और भौतिकवादी सोच को बढ़ावा मिला है, जिससे मौलिक अधिकारों का महत्व कम हुआ। मतलब अब भौतिकवादी सोच जिसमें व्यक्ति स्वयं का सोचता है, उसमें उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, तो ये भौतिकवादी सोच बड़ी है। अब भौतिकवादी सोच बड़ी है तो समाज के बारे में नहीं सोचा है, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा है, तो स्वतंत्रता समानता जैसे आदर्श क्या हुए हैं, कमजोर हुए। ठीक है साहब, तो ये था हमारा आज का मौलिक अधिकार। तो इसके संबंध में अगर आपको जो भी डाउट्स हैं तो आप लाइव चैट के माध्यम से डाल सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी प्लस पर अब मैं 25 तारीख से रेगुलर आ रहा हूँ। शाम 7:30 बजे मेरी क्लास रहेगी, जिसमें हम संविधान से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद इथिक्स का भी शेड्यूल जारी हो जाएगा, और उसके कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश का भी शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस का, है ना। तो अनअकैडमी प्लस का आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप उसमें 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप उसमें मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, जो है गुलाब 10 GULAV 10, है ना। तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चूँकि वो लाइव क्लास रहेगी तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा, आप तुरंत डाउट पूछते जाएंगे, मैं तुरंत वहाँ पर क्लियर करता जाऊँगा। तो मुझे लगता है अगर इसके माध्यम से आपको ये जो मैंने पढ़ाया है, प्रयास तो करता हूँ पूरा समझ में आए, पर मान लीजिए 60% समझ में आया है तो उसमें आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरा रिफिल कोड गुलाब 10 आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप 10% का डिस्काउंट उसमें चाहते हैं। थैंक यू।